तो आपका ये सवाल होगा कि शुड आई ड्रॉप। मैं आपको ये बता रहा हूँ इस वीडियो में कि ये गलत सवाल है। जी हाँ, ये गलत सवाल है। अगर आप गलत सवाल पूछोगे तो आपको गलत जवाब ही मिलेंगे, और इसी वजह से आप इतना कंफ्यूज हो कि आप ये वीडियो देख रहे हो। बट ठीक है, अगर आप क्लियर भी होते तो भी इस वीडियो को देखने से और फायदा होता, क्योंकि आपको लग रहा हो आप क्लियर हो, लेकिन आप नहीं हो। शुड आई ड्रॉप, आपको पता है ड्रॉप का मतलब क्या होता है? पता है ड्रॉप लेने का मतलब क्या होता है? कि ड्रॉप अगर मैं लूँगा तो मेरे को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या मैंने जो पुरानी गलतियां करी हैं वो मैं इस बार ना करूं। एग्जैक्टली ड्रॉप में होता क्या है, क्या आपको पता है? मैं आपको बताता हूं, आपको नहीं पता। शुड आई ड्रॉप क्वेश्चन पूछने से पहले आपको ये पूछना चाहिए व्हाट इज ड्रॉप। ड्रॉप है क्या एग्जैक्टली, होता क्या है ड्रॉप में, ये पहला सवाल होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ड्रॉप है वो होता क्या है। पहली बात तो पहले मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें बताता हूं जो बहुत बेसिक हैं, सबको पता होंगी, बट मैं फिर भी बोल रहा हूं कि ड्रॉप लेने का मतलब ये है कि इस साल आपने 12th के साथ तैयारी करी थी, अगली बार आप 12th के बिना तैयारी करोगे और आपके पास ज़्यादा टाइम होगा, क्योंकि आपको 12th पे टाइम वेस्ट नहीं करना होगा जो कि बाकी लोग कर रहे होंगे। और इस बार लोगों को 12th पे ज़्यादा समय वेस्ट करना हो रहा है ना, करना पड़ रहा है, और आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ये आपके लिए एक मौका है। लोग सोचते हैं मैं ड्रॉप लूँ ना लूँ, क्या है कोई नेगेटिव चीज़ है? नहीं, जब ये रूल्स के अंदर है एग्जाम के कि आप ड्रॉप ले सकते हो, तो ड्रॉप लेना नेगेटिव चीज़ कैसे हो सकती है? अगर ड्रॉप लेना नेगेटिव चीज़ होती तो ये रूल्स में होता ही क्यों कि कोई ड्रॉप ले सकता है? हद होती है। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि ड्रॉप लूं कि नहीं लूं, इससे कुछ नेगेटिव हो जाएगा, एक साल मिस हो जाएगा और ये आगे जाके काउंट करेगा, मेरे मेरे कॉलेज की अपॉर्चुनिटीज में काउंट करेगा, आगे जॉब के इंटरव्यूज में काउंट करेगा। नहीं करेगा, नहीं करता, कभी नहीं करता। और एक साल से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो भैया क्या आप हमें मोटिवेट कर रहे हो ड्रॉप लेने के लिए? नहीं, मैं कह रहा हूं पहले जान लो है क्या। ठीक है, तो ये होता है ड्रॉप, समझ रहे हो? इतनी सी बात क्लियर है? अब भैया ठीक है, जान लिया क्या होता है ड्रॉप, अब ड्रॉप लें कि नहीं? अब भी ये गलत सवाल है, अब भी ये गलत सवाल है, क्योंकि ये सवाल आप दूसरों से पूछ रहे हो। शुड आई ड्रॉप, शुड आई ईट, ये सवाल पूछते हो किसी से? खुद से पूछते हो ना कि शुड आई ईट, और आप खा लेते हो, बस हो गया। शुड आई ड्रॉप सवाल आपको खुद से पूछना होता है। और तरह के सवाल हैं जो कि आपको दूसरों से पूछने होते हैं, जैसे व्हाट इज ड्रॉप, एक सवाल है। दूसरा सवाल है व्हाट इज योर रीजन टू ड्रॉप, तुम्हारा कारण क्या है ड्रॉप लेने का? सोचा भी है कभी इस बारे में? कभी सोचा भी है कि मेरे पास कुछ ऑब्जेक्टिव रीजन होने चाहिए? अभी रीजन किस तरह के होते हैं? नहीं, मुझे मुझे ना और स्कोर करना है, ये मेरा रीजन है। अगर तुम्हारा ये रीजन है तो तुम और स्कोर नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारा ड्रॉप लेना व्यर्थ है। तुम्हें अपने रीजंस को ऑब्जेक्टिव बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, दो तरह के रीजन होते हैं, इमोशनल रीजन और लॉजिकल रीजन। ज्यादातर लोगों के पास एक लॉजिकल रीजन होता है और एक इमोशनल रीजन को वो ऑब्जेक्टिवली एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि ये हमारा इमोशनल रीजन है, और यहां पे आप मात खा जाते हो, यहां पे आप अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन कर देते हो। नहीं भैया, मेरे पास लॉजिकल या इमोशनल में से एक कोई रीजन है, नहीं, आपके पास 5 इमोशनल रीजन होने चाहिए और एटलीस्ट 10 लॉजिकल रीजन होने चाहिए। भैया लेकिन हमें तो एक ही रीजन, नहीं, 5 इमोशनल रीजन और 10 लॉजिकल रीजन। 10 लॉजिकल रीजन मतलब क्या होता है? 10 लॉजिकल रीजन मतलब ये कि ठीक है, तुम्हें अपना स्कोर इंप्रूव करना है, ये इनफ नहीं है, तुम्हें मेंशन करना होगा कि मेरा स्कोर इस बार 11th और 12th की प्रिपरेशन के अंदर इंप्रूव उतना नहीं हो पाया जितना मैं चाह रहा था। क्यों? मेरे पास 12th क्लास में अच्छी कोचिंग नहीं थी, ड्रॉप ईयर में मैं अच्छी कोचिंग लूंगा, एंड दिस इज माई रीजन टू ड्रॉप। कि मेरे पास पहले जो चीज नहीं थी
इस बार वो है और इसके थ्रू मैं अपना स्कोर इंप्रूव कर सकता हूं. दैट इज अ रियली लॉजिकल रीजन. लेकिन जस्ट मैं अपना स्कोर इंप्रूव कर दूंगा, अरे कैसे ऐसे इंप्रूव हो जाएगा? इंप्रूव होना तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक क्यों नहीं हुआ? इंप्रूव ऐसे ही नहीं होता स्कोर, आपको कुछ करना होता है. पिछली बार मैं रिवाइज नहीं कर पाया अपने टॉपिक्स, इस वजह से मेरी रैंक कम आई या मेरा स्कोर लो आया. इस बार मैं ये करूंगा एंड दिस इज अ रीजन. ठीक है, तो ये आपका पर्पस हो सकता है. ठीक है, ये एक टाइप ऑफ रीजन है कि आपका रीजन क्या है ना. और तरह के लॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं, जैसे कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे बेटर कॉलेज चाहिए. क्यों? क्योंकि मुझे उसमें बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी, बेटर प्लेसमेंट होगा, बेटर ये दिस बेटर दैट, वट एवर इज बेटर फॉर यू. तुम जिस भी चीज को बेहतर समझते हो, है ना. तो ये तुम्हारा एक लॉजिकल रीजन हो गया ड्रॉप लेने का. ठीक है. दूसरा रीजन ये हो सकता है कि तुम्हें जस्ट तुम सेटिस्फाइड नहीं हो अपने करंट रिजल्ट से, है ना. और तुम्हें ऐसा लगता है कि इस बार जब मैं जो मेरी एग्जाम की परफॉर्मेंस थी वो मैं उतनी अच्छी नहीं दे पाया किसी XYZ रीजन से, है ना. तो इसलिए मुझे जस्ट अपने आप को एक मौका देना है. ये भी एक रीजन हो सकता है कि आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ वन मोर ट्राई. जस्ट एक और ट्राई. आप गेम खेलते हो, आप गेम में हार जाते हो, यू वॉन्ट अनदर ट्राई. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज अ रीजन. तो ऐसे कितने सारे रीजन है आपके पास. जितने सारे आपके पास रीजंस होंगे, है ना, या जितने ज्यादा आपके पास रीजंस होंगे, लॉजिकल रीजंस, है ना, इलॉजिकल रीजंस नहीं, लॉजिकल रीजंस. जितने ज्यादा आपके पास लॉजिकल रीजंस होंगे उतना ही ज्यादा ये इंश्योर होगा कि जब आप ड्रॉप ले रहे होगे और आप अपनी प्रिपरेशन में एक डायरेक्शन में काम कर रहे होगे तब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे. और ये उतने ही चांसेस बढ़ाएगा आपके कि आपका ड्रॉप लेने के बाद आपका स्कोर इंप्रूव होगा, रैंक बेटर होगी, बेटर कॉलेज, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपकी कैपेबिलिटीज भी बेटर होंगी. दैट कैन बी अ रीजन, है ना. और इमोशनल रीजन क्या हो सकता है? इमोशनल रीजन ये हो सकता है, देखो, एक तो ये इसको आप लॉजिकली बोल सकते हो कि मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूं, मैं एक और बार और बेटर तरह से परफॉर्म करना चाहता हूं, एक और ट्राई देना चाहता हूं, है ना. यही सेम आपका इमोशनल रीजन भी हो सकता है कि आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो. कोई बोलेगा नहीं इससे क्या होगा, इससे तुम्हें और बेटर क्या मिलेगा, ये होगा वो होगा. लोग तुमसे लॉजिकल डिबेट कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए. तुम्हारे पास एक इमोशनल रीजन भी होना चाहिए, है ना. और इनफैक्ट सेम रीजन लॉजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है. जैसे ये रीजन लॉजिकल भी है कि तुम्हें बेटर कॉलेज चाहिए. अब ये तुम्हारे इमोशंस के लेवल पे भी हो सकता है कि तुम्हें बहुत बुरी तरह से चाहिए. समझ रहे हो? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा. ना सिर्फ ये कि जो तुम्हें अभी मिल रहा है वो ऑब्जेक्टिवली तुम पॉइंट कर पा रहे हो कि ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है, जो भी मिल रहा है, तुम्हें अच्छा भी नहीं लग रहा अंदर से. समझ रहे हो ना? इमोशंस के लेवल पे भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें अपने आप को उस कॉलेज में देखते हो जिसमें तुम नहीं जाना चाहते. दैट कैन बी योर इमोशनल रीजन. तो किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारे पास इमोशनल रीजन भी होना चाहिए और 5 होने चाहिए. 5 क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा इमोशनल रीजन होंगे उतना ही ज्यादा तुम अपने पाथ पर टिकोगे, उतना ही ज्यादा सेंसिबल होगा तुम्हारा ड्रॉप लेना. ठीक है. तो यहां पे जो कॉमन मिथ्स थी वो मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि कोई बोले कि लॉजिकली तुम्हारा ये ड्रॉप लेना सही नहीं है, तुम बोलो लॉजिकली सही नहीं होगा लेकिन इमोशनली सही है, दिस इज व्हाट आई वांट, दैट्स इट. ठीक है. और बेटर रहेगा कि लॉजिकली भी हो. तो तुम्हें एवेल्यूएट करना चाहिए कि तुम्हारे पास 10 में से कितने रीजंस हैं ड्रॉप लेने के. 10 में से कितने लॉजिकल रीजंस हैं, है ना. और 5 में से कितने इमोशनल रीजंस हैं. ये तुम्हारे पास होना चाहिए. ठीक है. तो तुम्हारे पास इनफ रीजन होने चाहिए. मल्टीपल रीजन हो सकते हैं और मल्टीपल तरह के रीजन हो सकते हैं कि इस बार मैं बेटर करना चाहता हूं जो कि पिछली बार मैं नहीं कर पाया, और या फिर ये हो सकता है कि मुझे बेटर रिजल्ट चाहिए, मुझे बेटर कॉलेज चाहिए, मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, या फिर ये हो सकता है कि जस्ट मुझे बेटर करना है, मुझे अपने आप को एक ट्राई देना है. राइट. तो फर्स्ट थिंग इज टू वर्क अपॉन योर रीजंस. तो तुम्हें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि क्या तुम्हारा ड्रॉप रिलायबल है. क्या तुमने अपनी मिस्टेक्स फाइंड करी कि पिछली बार क्या गलत हो गया. देखो, अपन ने एक ट्राई दिया, उसमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला, दूसरा ट्राई दे रहे हैं, तो कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि सेम गड्ढों में हम दोबारा ना गिरें, सेम गलतियां ना करें. तो इसके आपके पास ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स होने चाहिए. ये नहीं कि अरे मैंने ना एग्जाम में सिली मिस्टेक कर दी थी इस बार. ये कोई ऑब्जेक्टिव पॉइंट नहीं है. कैसे मेजर करते हो सिली मिस्टेक को? एक मिस्टेक
क्या सिली मिस्टेक है, या फिर तुम्हें इनफ चीजें याद नहीं थी, तुम्हारी मेमोरी क्लियर नहीं थी, इस वजह से वो मिस्टेक हो गई और तुम उसको सिली मिस्टेक बोल रहे हो? एक्चुअली वो सिली मिस्टेक है भी नहीं। तो सिली मिस्टेक और ये और वो ऐसी वेग बातें मत करो, स्पेसिफिक बातें करो, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स। ये बोल सकते हो कि मैंने इनफ टाइम नहीं दिया, ये एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। मैंने जो बुक्स करी है ना, उसके अंदर वो जो बुक्स थी वो जेई एडवांस के लेवल पे नहीं थी, वो लो लेवल बुक्स थी, जिसकी वजह से जेई एडवांस के क्वेश्चंस को कभी मैं टैकल करना सीख ही नहीं पाया। मैंने एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सीखी है ना, मैंने रिवीजन नहीं किया। मैंने मेरे आसपास मैं लास्ट टाइम पे क्रैश कोर्स ले सकता था जिससे मे बी 4 मार्क्स मेरे इंप्रूव हो जाते, कुछ नहीं तो, ठीक है, या मे बी 12 मार्क्स में भी 20 मार्क्स इंप्रूव हो जाते। वो मैंने नहीं लिया, वो एक्शन मैं नहीं ले पाया, ये मेरी गलती है कि मैं वो एक्शन नहीं ले पाया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ड्रॉप ईयर में आके बोलते हैं कि भैया मैं पिछले साल आपका ये प्रोग्राम ले लेता तो फिर मेरे को ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर मैं पीएसपी में एनरोल हो जाता तो मेरे को ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो चीज वहां पे क्लियर हो जाती तभी, और मैं जबरदस्ती सोच रहा था ड्रॉप लेने की। तो उन लोगों को अपनी गलतियां रियलाइज होती हैं बाद में, बाद में गलतियां रियलाइज करने का कोई मतलब नहीं रहता, ध्यान रखना। अगर तुम गलतियां पहले पहले से रियलाइज कर लो अपनी, ठीक है, गलती करी और तुम्हें रियलाइज हो गया कि तुमने गलती करी, देन इट इज ओके। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स क्या है तुम्हारी गलतियों के, वो निकालो। सिली मिस्टेक और ये और वो, इन सब की ऐसी वेग बातें मत करो। मेरी कोचिंग अच्छी नहीं थी, अरे अच्छी क्या होता है ये बताओ? क्या उसमें लेक्चर अच्छे नहीं थे? टू द पॉइंट बात करो। क्या टीचर्स अच्छे नहीं थे? क्या टीचर्स अच्छे थे लेकिन उन्होंने इनफ टाइम नहीं दिया? क्या उन्होंने इनफ चीजें कवर ही नहीं करी? या फिर स्टडी मटेरियल खराब थे? या फिर तुम टाइम मैनेज नहीं कर पाए उस कोचिंग के साथ, तुम्हारा टाइम मैच नहीं किया? एग्जैक्टली क्या? ऑब्जेक्टिवाइज दैट मिस्टेक, ठीक है। जितनी मिस्टेक है तुम्हारी, कम से कम 20 मिस्टेक्स तुम्हें लिखनी चाहिए, 20 मिस्टेक्स। अरे भैया लेकिन मैंने तो मेरे तो 3 ही मिस्टेक्स, नहीं, तुम्हारी 20 मिस्टेक्स हैं। 3, 4, 5 मिस्टेक्स वाला इंसान ना, उसकी अपने आप ही 2000 के अंदर रैंक आ जाती है, अपने आप ही। या चलो ठीक है, तुम इतना नहीं समझोगे, 5000 के रैंक, 5000 के अंदर रैंक आ जाती है, ठीक है। एक तो ये कि ऑब्जेक्टिवली तुम्हें अपनी मिस्टेक्स फाइंड करनी है, दूसरी चीज ये कि तुम्हें ऑब्जेक्टिवली अपने एक्शन पॉइंट्स लिखने हैं। पिछली बार इस क्रैश कोर्स में लास्ट टाइम में एनरोल नहीं हो पाया और लास्ट टाइम पे उसके बाद फिर रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाया, ये तुम्हारा रिग्रेट है, ये तुम्हारी मिस्टेक होगी। मे बी तुम्हें ये रियलाइज हो रही हो, मे बी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना एक मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्रैश कोर्स है कैसा, है ना, या मे बी अपॉन, मे बी डिपेंडिंग अपॉन कि वो डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम कैसा था, मे बी तुम किसी टीचर से पढ़े, वो टीचर कैसे थे, कुछ भी हो सकता है। जो भी तुम्हारे लिए मिस्टेक है, मुझे नहीं पता, सारे क्रैश कोर्सेज, सारी कोचिंग्स और सारे डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम और बीच के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, ये हो सकता है तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है बिल्कुल ना हो सकता है एंटी, हो सकता है जीरो इफेक्ट दे रहे हो, या हो सकता है पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो दैट डिपेंड्स ऑन जस्ट यू, ठीक है। मुझे नहीं पता तुम कौन सी कोचिंग, कौन से क्रैश कोर्सेज, कौन से इनमें एनरोल हो, ठीक है, बट मैं जस्ट तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक मिस्टेक है, ठीक है। अब मिस्टेक सिर्फ नोट करने से भी काम नहीं चलता, ऐसे क्या ऑब्जेक्टिव एक्शन पॉइंट्स हैं जो कि तुम आज लेते हो जिससे कि वो मिस्टेक तुम नहीं करोगे। मैंने एडवांस लेवल बुक्स बाय नहीं करी, ये मेरी मिस्टेक है। तो एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि मैं अभी जाता हूं मार्केट में या अमेजोन पे और मैं उन बुक्स को बाय करता हूं, दैट इज द एक्शन। सिर्फ मिस्टेक नोट कर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, मिस्टेक से तो बस प्रॉब्लम रियलाइज होती है और प्रॉब्लम समझ में आती है, सॉल्व तो एक्शन से होती है। और अगर तुम एक्शन नहीं लोगे और मिस्टेक नोट करके रख लोगे, उसका कोई पॉइंट नहीं है, समझ रहे हो? सो यू मस्ट फाइंड द ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ योर मिस्टेक एंड ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ योर एक्शंस, ठीक है, जो सही एक्शन है। फिर जो ड्रॉप लेने के बाद जो माइंडसेट हो जाता है हमारा, जो कि खराब हो जाता है, मैं चाहता हूं कि आप वो माइंडसेट खराब ना करो, ठीक है। ड्रॉप लेने से पहले एक राइट काइंड ऑफ माइंडसेट आप बिल्ड कर लो, अदरवाइज आप सेम चीजें करते रहोगे। ध्यान रखना, वही चीजें आपके साथ होती आएंगी जो कि होती आई हैं, अगर आप वही करोगे जो आप करते आए हो, ठीक है, या फिर वही करते जाओगे जो कि आप करते आए हो। सेम एक्शंस, सेम रिजल्ट, सेम इनपुट, सेम आउटपुट। ड्रॉप में भी आप वही गलतियां कर दोगे,
जो आपने पहले करी, और ड्रॉप लेने का कोई पॉइंट नहीं होगा, फिर रिग्रेट करोगे और फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दोगे सारा, एंड सो ऑन, जो भी आप जिस भी तरह के शब्द यूज करते हो, सेल्फ दिस सेल्फ दैट सेल्फ शिट, जो भी है सब खो दोगे, और फिर क्या करोगे, किसी मीडियोकर सी चीज में लग जाओगे और सारी होप्स खो दोगे। पहले सही नहीं कर सकते इस चीज को। ड्रॉप लेने से पहले अपना माइंडसेट सही करो। जैसे लोगों के माइंडसेट में क्या क्या चीजें खराब होती हैं, पहली बात तो वो ड्रॉप को एक नेगेटिव चीज मानते हैं और स्टिल ड्रॉप ले लेते हैं, और उनके मन में एक नेगेटिव एसोसिएशन होता है ड्रॉप से। इट्स जस्ट अनदर ट्राई, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, बेवकूफ। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि ड्रॉप इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। जब ये रूल्स में अलाउड है, इसका मतलब आप ड्रॉप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इससे कुछ होगा, फ्यूचर में ये होगा, कुछ नहीं होता, झूठ है सब। उल्टा बेनिफिशियल और होता है फ्यूचर में, अगर मुझसे पूछे तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा जो माइंडसेट के अंदर शिफ्ट है, लोगों को लगता है कि ड्रॉप लेना कोई अलग चीज है, जैसे 11th 12th हुई है ना, अब ड्रॉप लेना कुछ अलग हो गया। नहीं, आपका 11th और 12th का कंटिन्यूएशन ही है ड्रॉप। ये समझो, अब ड्रॉप की तैयारी ऐसे करो जैसे आप जो 11th 12th में कर रहे थे, जस्ट ये समझ लो कि एग्जाम एक्सटेंड हो गया। ये समझ लो कि एग्जाम एक्सटेंड हो गया, इस तरह का माइंडसेट बनाओ अपना कि एग्जाम एक्सटेंड हो गया। ऐसे नहीं कि आपको शुरू से लेके आखिरी तक करना है, इन्हीं 3 महीनों में जेईई मेन आ जाएगा और इन्हीं 3 महीने में करना है, एंड सो ऑन, कि एडवांस तो 8 महीने में हो जाएगा, तो 8 महीने में 11th और 12th दोनों को करना है, ये तो ड्रॉप पे और स्ट्रेस हो गई। ऐसे नहीं सोचते। 11th 12th में कुछ तो किया है ना, अरे भैया कुछ भी नहीं किया, अरे कुछ तो किया होगा, एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी, स्कूल तो गए होगे, कुछ तो किया होगा, उसी को कंटिन्यू करो। क्यों भूल जा रहे हो उसे जो तुम कर चुके हो ऑलरेडी। तो तुम्हें देखना चाहिए तुम अभी तक क्या अकॉम्प्लिश कर चुके हो, है ना। बस इतना इंश्योर करना है कि उसके अंदर कुछ नेगेटिव चीजें ना हो जो तुम कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, और उसी के ऊपर तुम्हें बिल्ड करना है, जितना भी तुम पॉजिटिव कर चुके हो उसके ऊपर तुम्हें बिल्ड करना है। दैट इज द राइट माइंडसेट। तीसरा पॉइंट ये कि एग्जाम से टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे और फिर जल्दी मचाएंगे, और जल्दी मचाने के चक्कर में, हबड़ तबड़ के चक्कर में एंग्जाइटीज बिल्ड कर लेंगे और कोई भी क्वालिटी काम नहीं कर पाएंगे जो कि लॉन्ग टर्म हो। जैसे कि अभी 3 महीने बाद जेईई मेन आ जाएगा, राइट। तो जो लोग अभी ड्रॉप ले रहे होंगे, 3 महीने बाद जेईई मेन आ जाएगा, और 3 महीने में जेईई मेन, 3 महीने में जेईई मेन, 3 महीने कितने, 3 महीने 90 दिन, ओह 90 चैप्टर होते हैं, और ज्यादा होते हैं, ओह एक दिन में एक चैप्टर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं करते। पहली बात तो ये जेईई मेन फाइनल नहीं है, जेईई मेन 1 होगा अगर ये होता है, अगर 3 महीने बाद तो। ठीक है, रियल टारगेट क्या है, जेईई एडवांस्ड है, जेईई मेन ऐसे क्यों कर रहे हो, पागल हो क्या। और अगर जेईई मेन भी है तो आखिरी वाला जो जेईई मेन है वो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। बीच के जेईई मेन को सिर्फ डिस्ट्रैक्शन समझो। 3 महीने के हिसाब से, इतना शॉर्ट टर्म के हिसाब से तैयारी करोगे, एक काम करो 3 घंटे के हिसाब से तैयारी कर लो, 3 घंटे बाद एग्जाम है। जितना तुम शॉर्ट टर्म तैयारी करते जाओगे उतनी तैयारी तुम्हारी स्ट्रेसफुल होगी, उतनी तैयारी तुम्हारी ऐसी होगी जो कि बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी। तुम पता क्या करोगे, हबड़ तबड़ में कुछ कर लोगे इन 3 महीनों में, और जेईई एडवांस के लिए तुम कुछ कभी एडवांस लेवल चीजें नहीं कर पाओगे। ठीक है, और हबड़ तबड़ में कुछ कर लोगे और वो क्वालिटी से नहीं होगा, तो तुम क्या करोगे, उसको अगले 2 महीने में तुम भूल ही जाओगे तुमने क्या किया था, और फिर रिवाइज करोगे उसको। और वो रिवीजन नहीं है, वो पढ़ के भूलना है और भूल के फिर पढ़ना है, ये कोई रिवीजन नहीं होता। ये डबल मेहनत कर रहे हो तुम, जिसका कोई आउटपुट नहीं है। डबल मेहनत का डबल आउटपुट नहीं है। तो तीसरा पॉइंट जो है माइंडसेट से रिलेटेड वो ये है कि तुम्हें शॉर्ट टर्म माइंडसेट नहीं, लॉन्ग टर्म माइंडसेट सोचना है। जेईई एडवांस और अगर जेईई मेन भी तो कौन सा, आखिरी वाला जेईई मेन, बाकी बीच में सब डिस्ट्रैक्शन है, मॉक टेस्ट की तरह लो उसको। कोई तुमसे बोलेगा कि नहीं अभी 3 महीने में जेईई मेन की तैयारी कर लो, फिर फ्री हो जाओगे, फ्री। अबे तुम गधे हो, तुम जेईई मेन 1 में जो हबड़ तबड़ मचा रहे हो ना, सेम तुम नेक्स्ट जेईई मेन में भी मचाओगे। जो इंसान एक बार नहीं माना ना, वो दूसरी बार भी नहीं मानेगा, क्योंकि तुम्हें मैंने पहले समझा दिया। अब भी तुम नहीं मान रहे, इसका मतलब तुम कभी नहीं मानोगे। तो एम रखो अपना जेईई एडवांस, और अगर जेईई मेन एम भी है तो भी लास्ट वाला जेईई मेन, है ना। और 3 महीने में 3 महीने में 3, ये बकवास मत करो। अगर तुम ये बकवास करते हो तो तुम शुरुआत से फेलियर हो। जब ड्रॉप ले रहे होगे, जब ड्रॉप का डिसीजन ले रहे होगे कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना,
तो तुम क्या करोगे, तुम 10,000 तरह के लोगों से पूछोगे जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है, और तुम क्या करोगे, तुम इन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे। मैं तुम्हें यहां पे बता रहा हूं, रिमेन अनइन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, रिमेन इन्फॉर्म्ड, रिमेन इन्फॉर्म्ड, इंफॉर्मेशन लो, इन्फ्लुएंस मत लो। और तुम गधे हो, तुम इंफॉर्मेशन लेते लेते इन्फ्लुएंस ले लेते हो, इसलिए तुम इन्फ्लुएंस्ड हो। लेकिन तुम्हें अनइन्फ्लुएंस्ड रहना है, तभी तुम बेस्ट डिसीजन ले पाओगे। सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन, अरे तुम्हारे अंदर तुम्हें अपनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्या बिल्कुल भी? इतनी ओपिनियन कौन लेता है? मैंने लोगों को देखा है जो 20-20 ओपिनियन लेते हैं, मैंने एक भी ओपिनियन नहीं ली, एक भी नहीं। और पता है मेरा रीजन क्या था? मेरी 2017 में जेई एडवांस में रैंक आई थी 2600 समथिंग, है ना, और मैंने ड्रॉप लिया था। और जब मैंने ड्रॉप लिया था तब मुझे नहीं पता था मेरी रैंक ये आई, क्योंकि मैंने ये ड्रॉप लेने का सोच लिया था जस्ट एग्जाम दे के आने के जस्ट बाद, या उसके 1-2 दिन बाद। रैंक प्रोटेक्टर्स ने मुझे बताया था कि मेरी रैंक 700 से 1000 के बीच कुछ आने वाली, 700 से 1100 के बीच। तो जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी रैंक 700 से 1100 के बीच आ जाएगी, तब मैंने ड्रॉप लिया था। समझ रहे हो इस बात को? समझ में आ रही है बात? तो मेरा रीजन क्या था? मेरा रीजन ये था कि मुझे जस्ट एक और साल चाहिए, मुझे कॉलेज नहीं जाना। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे साथ के जो लोग हैं जिनकी 300 रैंक, 500 रैंक, 100-50 जो मेरी कोचिंग में पढ़ते हैं, है ना, जो गधे हैं, उन लोगों की रैंक आ रही है, गधों की, जिनको मैं गधा समझता हूं, ठीक है, मे बी वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करो, लेकिन मैं उनको गधा समझता हूं, मैं उनके ऐसा कभी नहीं बनना चाहता, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि कोई और उनके ऐसा बनना चाहे, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये गधे हैं जो कि उन कॉलेजेस में जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना इनके साथ, मुझे नहीं जाना इनके साथ। ये मेरा रीजन था, मुझे एक साल शांति से बिताना है, ताकि मैं अपने आप को बिल्ड कर सकूं, ताकि मैं अगर 4 साल कॉलेज में जाऊं भी तो भी मैं अनइन्फ्लुएंस रह पाऊं। और अनइन्फ्लुएंस कोई तभी रह सकता जब कोई बिल्ड हो अपने आप में। तो मैंने 1 साल लिया, मैंने कहा नहीं, अपने आप को बिल्ड करना है। और ऐसा नहीं जेई की तैयारी नहीं करनी है ऐसे कि बस रैंक 1000 आ जाए, अगली बार भी 1000 नहीं आ पाई, 1900 कुछ आ पाई, लेकिन जो भी है, मैंने पढ़ा नहीं सिंसियरली, है ना। और कुछ और रीजन भी थे जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, सो जो कि अच्छा था, ऐसा हुआ। अदरवाइज मैं अच्छा पढ़ के और अच्छी रैंक लाके मैं भी कॉलेज चला जाता और कॉलेज में रहता, मे बी अच्छी बात है, मैंने ड्रॉप कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट डिसीजन, ठीक है। पहला बेस्ट डिसीजन ये कि मैं अपनी कोचिंग छोड़ के सेल्फ स्टडी किया मैंने 12th के टाइम, है ना। सेकंड बेस्ट डिसीजन ये रहा मेरा कि मैंने ड्रॉप लिया, है ना, और जस्ट 1 साल कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए और अकेले रहने के लिए, उन गधों के साथ नहीं जो कॉलेज या कोचिंग में रहते हैं, ताकि मैं अनइन्फ्लुएंस रह पाऊँ। थर्ड बेस्ट कि मैंने IIT ज्वाइन नहीं किया, IIT दिल्ली ज्वाइन किया, है ना, और IIT दिल्ली या बॉम्बे ज्वाइन नहीं किया। फोर्थ बेस्ट डिसीजन कि मैंने IIT दिल्ली छोड़ दिया। तो बता मुझे कितना अच्छा लगता है ये सोच के कि मैंने ऐसा किया। और तुम अपने डिसीजंस पे रिग्रेट करते रहते हो, क्योंकि तुम लेते ही गलत डिसीजन हो, इन्फ्लुएंस होकर। तो रिग्रेट तो करोगे ही, और क्या करोगे उसके अलावा? खुश हो जाओगे अपनी पास्ट की इतनी घटिया हरकतों पर? मैं बहुत खुश होता हूं अपने डिसीजंस पे, क्योंकि मैंने अच्छे डिसीजन लिए हैं। किस वजह से अच्छे डिसीजन में ले पाया? अनइन्फ्लुएंस रहने की वजह से। अगर तुम्हें इस पूरी वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो एक चीज समझ लो, बस ये दो शब्दों का मतलब समझ लो, बस। कुछ भी समझ में ना आया हो अगर, तो दैट यू हैव टू रिमेन अनइन्फ्लुएंस्ड। जब मैंने ड्रॉप लेने का डिसाइड किया तब मैं बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं था, एक से भी नहीं। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो सीनियर्स हो, चाहे वो टीचर्स हो। टीचर्स तो इनफैक्ट मैंने पूछा ही नहीं। चाहे वो कोई भी ऐसा हो जो कि ऑलरेडी IIT में है, कोई ऐसा है जो कि IIT ऑलरेडी कर चुका है और वो अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है, किसी कोई से पता नहीं कितने लाख करोड़ के पैकेज में, मैंने ध्यान नहीं दिया।
लेकिन मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ये करो वो करो, ये करो वो करो, मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। ठीक है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि तुम फिर भी होगे, मेरे को मालूम है 90% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, वो भी हो रहे होंगे, तो तुम्हें सावधान रहना है। अब तुम अगर सोच रहे हो कि तुम कुछ भी डिसीजन ले लोगे और बाकी सब लोग अग्री कर लेंगे, हाँ बिल्कुल बेटा करो, तो तुम गधे हो, तुमने ये दुनिया देखी नहीं है। जब भी तुम अपना कोई भी डिसाइड कर कोई भी डिसीजन लोगे, मे बी वो ऐसा डिसीजन हो कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, मे बी वो डिसीजन हो कि मुझे ड्रॉप लेना है, मे बी डिसीजन हो कि मुझे इस कॉलेज में ये वाली ब्रांच लेनी है, मे बी वो डिसीजन हो कि मुझे कोई ये कॉलेज ज्वाइन करना है, मेरे को ये ब्रांच लेनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, कोई भी डिसीजन हो, ये करना है या नहीं करना है, उसके अंदर हमेशा ऐसे लोग आ जाएंगे तुम्हारे सामने, पता नहीं कहां से जमीन खोद के वो लोग पैदा हो जाएंगे जो कि तुम्हारे अगेंस्ट होंगे। और मुझसे कुछ लोग होंगे जो कि प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे, मे बी वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, मे बी वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो। इनफैक्ट फ्रेंड्स का प्रेशर ज्यादा रहता है पेरेंट्स से जनरली, इस केस में एटलीस्ट, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्रेशर डाल रहे होते हैं, वो उनके आसपास के लोगों को सीख के आए हैं और तुम अपने आसपास के लोगों से सीख के आए हो। तो जो पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं, है ना, वो एक इनडायरेक्ट प्रेशर है ना, जो कि कुछ गधे हैं जो कि तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना। मे बी वो उन पेरेंट्स के दोस्त हो, मे बी रिलेटिव्स हो, मे बी ऐसे कुछ लोग हो, मे बी मिस इन्फॉर्म्ड लोग हों। ठीक है, अब मिस इन्फॉर्मेशन का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, जैसे क्या क्या होता है कि सोसाइटी में मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। ठीक है, जैसे कि जो पैकेजेस होते हैं, है ना, वो ऐसे नहीं होते जैसे वो दिख रहे होते हैं, है ना। तुमने अगर देखी हो कोई वीडियो, है ना, इंटरनेट पे देख लेना, रियलिटी ऑफ सैलरी पैकेज दैट IIT एंड व्हाटएवर, ऐसे इस तरह का कुछ टाइटल होगा, है ना। तो वहां पे पता चलता है कि अभी तक जो इन्फॉर्म किया था कि इतने करोड़ का पैकेज लगा, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, ये सब नहीं होता रियलिटी में, ऐसा कुछ और होता है। लेकिन जनरल जनता को यही पता है, तुम्हारे पेरेंट्स को यही पता होगा, मेरे पेरेंट्स को यही पता था। मैं जब उनको ये वीडियो दिखाई कि पापा ये वीडियो देखो, जिसमें ये जो बंदा है कि खुद IITian है, ये बता रहा है कि IIT पैकेजेस की रियलिटी क्या है। पापा ने देखा ऐसा 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 है, उसमें ऑब्वियसली नेगेटिव बातें थी, क्योंकि ओवर पॉजिटिव बातें लोगों के माइंड में भर दी गई हैं। तो पापा ने देखा कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरे को मालूम था वो झूठ नहीं बोल रहा है ना। और पापा को ऐसा लगा कि वो झूठ बोल रहा है, ऐसे ही बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा है, जो ये बता रहा है कि सच्चाई क्या है IIT के पैकेजेस की। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगा ये पापा क्या बोल रहे हैं। पापा तो खुद प्रोफेशनल हैं, मेरे पापा डॉक्टर हैं। लेकिन फिर मेरे को समझ में आया कि जिस तरह की चीज़ें पेश की जाती हैं इन जनरल लोगों के सामने, वो सही डिसीजन नहीं ले सकते, आपके पेरेंट्स सही डिसीजन नहीं ले सकते, उनको नहीं पता सही इंफॉर्मेशन क्या है। कुछ गधों ने उन्हें बुलशिट कर दिया है, और मेरे को मालूम था कि अब लॉजिकल डिबेट नहीं की जा सकती, कोई लॉजिकल डिबेट नहीं हो सकती, कोई लॉजिकल डिबेट नहीं हो सकती जब तक वो इंसान जो कि आपके पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, जब तक उसको पकड़ के आप अपने सामने पीट नहीं देते, जब तक वो 4 रैप्टर नहीं खा लेता सबके सामने, तब तक उससे लॉजिकल डिबेट नहीं कर सकते आप। और आपके पेरेंट्स के अंदर भी वही इंफॉर्मेशन है जो उन गधों ने डाली है, सही इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज यू हैव नेवर बॉदर्ड टू सर्च ऑन इंटरनेट। और कोई सही इंफॉर्मेशन कोई छुपी नहीं होती कहीं पे, इंटरनेट पे होती है, देख सकते हो उसको, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को। लेकिन तुम कभी नहीं देखोगे, यू हैव नेवर बॉदर्ड अबाउट इट, क्योंकि तुमने कुछ गलत इंफॉर्मेशन पे कुछ सपने सजा लिए हैं, और जब सही इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हारे सपने टूट जाते हैं, और तुम अपने सपनों को नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए तुम कभी सही इंफॉर्मेशन ढूंढते ही नहीं हो। तुम्हारे अंदर से ऐसी कोई अर्ज नहीं निकलती कि तुम सच्चाई देखो कि है क्या। ठीक है, और ये तुम्हारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो देखें सच्चाई क्या है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम बड़े हो गए हो, इतने बड़े घोड़े हो गए हो, तुम्हें अभी तक अगर समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें देखना होता है इंटरनेट पर सर्च करके, और अपने पेरेंट्स को सही तरह की इंफॉर्मेशन देनी होती है, उन्हें वेल इन्फॉर्म रखना होता है। अगर तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया और उल्टा तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो उनसे, कमाल हो यार, कमाल हो। तो तुम्हारे पास प्रेशर आएगा, मे बी ये जो प्रेशर है तुम्हारे पेरेंट्स दे रहे हो, मे बी ये प्रेशर तुम्हारे फ्रेंड्स दे रहे हो, मे बी तुम्हारे ये जो प्रेशर है ये तुम्हारे रिलेटिव्स दे रहे हो। ठीक है, और रिलेटिव्स दे रहे हो इनडायरेक्टली, पेरेंट्स की तरफ से दे रहे हो रिलेटिव्स। ठीक है,
ऐसा हो सकता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टीचर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें इस प्रेशर को इफेक्ट नहीं होने देना अपनी जेई प्रिपरेशन को, या अगर तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना तो भी उस डिसीजन को तुम्हें इंपैक्ट नहीं होने देना है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि ये प्रेशर होगा, इमोशनल अत्याचार होगा, मे बी तुम्हारे डिसीजन पे घर में तुम्हारे हंगामा करेंगे लोग। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, बट कर सकते हैं। मैंने सुने बहुत सारे ऐसे केसेस यहाँ पे हंगामा करते हैं और फिर बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाता है और फिर ये हो जाता है वो हो जाता है। मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कुछ नहीं किया, है ना। मे बी वो बात से डिसएग्री करें, लेकिन मैंने बोला कि मुझे ड्रॉप लेना है, दैट्स इट। और मैंने ये बहाना बनाया कि मुझे कोई और ब्रांच नहीं चाहिए, मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, आईआईटी बॉम्बे में, दिल्ली में, कुछ भी बहाना बना दिया मैंने। ऑब्वियसली जब मैं बात बोलता मे भी वो समझ नहीं पाता, तो मैंने कुछ भी बहाना बना दिया और मैं अपने काम से काम रखने लगा। और एनीवे अच्छी बात है, सीएस मिल जाता तो मैं चला जाता ना, कोई दिक्कत थोड़ी थी, सीएस मेरा इंटरेस्ट था, है ना। तो जब मैंने ड्रॉप लिया 2600 रैंक पे, जब मैंने ड्रॉप लिया, तुम्हें क्या लगता है कौन ऐसा होगा जिसने प्रेशराइज नहीं किया होगा? कौन ऐसा होगा? ऐसा कोई नहीं था, है ना। सब लोग, और वो लोग जो 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 तुम्हारी वेलबींग चाहते हैं, है ना, जो कि तुम्हारी लाइफ के फॉर हैं, है ना, जो लोग तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, वो लोग भी प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। यही तो अनफॉर्चुनेट चीज है, क्योंकि उन्हें सही इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो वो भी अनइंटेंशनली प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स मे भी तुम्हारा अच्छा चाहते हो, वो भी एक अनइंटेंशनल प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज होती है। अनइन्फ्लुएंस रहने की मैंने बात करी, तुम कोशिश करोगे हाँ मैं अनइन्फ्लुएंस रहूंगा, फिर यहां से प्रेशर आएगा और तुम इन्फ्लुएंस हो जाओगे। ये अनफॉर्चुनेटली 90% लोगों की डेस्टिनी है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं इस होप में कि तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे, तुम इन्फ्लुएंस नहीं रहोगे, है ना, अनइन्फ्लुएंस रहोगे। तुम प्रेशर के लिए पहले से तैयारी रखोगे मेंटली कि प्रेशर मिलने वाला है, मेरे जो भी मैं डिसीजंस लेता हूं इस डायरेक्शन में हमेशा कोई ना कोई कभी ना कभी आ जाएगा, कोई सा प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो अपना माइंडसेट इंप्रूव करना है, 3 जो चीजें मैंने बताई उन्हें नोट करना है और उन्हें फॉलो करना है, ठीक है। और 20 ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स और उनके ऑब्जेक्टिव एक्शन उनको करेक्ट करने के लिए, और 10 लॉजिकल रीजन तुम्हारे पास होने चाहिए। ये बेस्ट है, बेस्ट केस है। मे भी तुम्हारे पास 5-6 लॉजिकल रीजन हो, जो भी है, ठीक है, बट कोशिश करो 10 हो और 5 इमोशनल रीजन हो, ठीक है। इमोशनल रीजन ये भी हो सकता है कि तुम्हें कि जो भी तुम्हारी अभी तक फाइनेंशियल कंडीशन है, तुम्हें उसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है ना। तुम्हें अपनी फैमिली की वेलबींग को ऊपर लेके जाना है, और है ना, मे बी तुम्हारा इमोशनल रीजन ये हो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पर इन्वेस्ट किया है ना, और तुम्हें उनको कुछ बढ़िया करके दिखाना है ताकि वो तुम्हारे रिजल्ट देख के खुश हो सकें, है ना। और तुम्हारी प्रिपरेशन को देखकर भी कि तुम डेली पढ़ रहे हो, डेली मेहनत कर रहे हो, उसको देख के वो खुश हो सकें, है ना। ये भी तुम्हारा इमोशनल रीजन हो सकता है ना। और इमोशंस नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। इमोशंस आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एम्पावरमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो लोग इमोशनल होते हैं वो वीक नहीं होते, जो लोग इमोशनली अनस्टेबल होते हैं वो वीक होते हैं। लेकिन कोई अगर इमोशनल है और वो स्टेबल है तो बहुत पावरफुल होता है। यही हमारा कल्चर हमें जब से बताने की कोशिश कर रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारे कल्चर में हमेशा वो लोग जो कि डिवोटीज होते हैं वो बहुत स्ट्रांग दर्शाए जाते हैं। वो तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे इमोशंस एक सर्टेन हाइट पर हैं, ठीक है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे पास एक अनबिलीवेबल सेंस ऑफ पावर आ जाती है, समझ रहे हो, जिसको तुम अभी इमेजिन नहीं कर सकते। जस्ट इमोशंस है, ऑलराइट। और अब ये सवाल आता है शुड आई ड्रॉप। अगर ये सब चीजें आप फिक्स करते हो, सारी चीजें, है ना, और फिर अपने आप से सवाल पूछते हो शुड आई ड्रॉप, देन इट विल बी अ राइट क्वेश्चन, अदरवाइज इट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।